हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी बुक का क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 5 का, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। तो पहला नंबर में है वैकल्पिक प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो रबड़ का जो पेड़ है वह किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इसका आंसर होगा घ नंबर, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्योंकि अन्य जगह जो है या टुंड्रा हो गया, हिमालय हो गया, मैंग्रोव में जो रबड़ का पेड़ है वह नहीं उग सकता है, विकसित नहीं हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सिनकोना का जो वृक्ष है उसको अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। एक वर्ष में जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, सिनकोना के वृक्ष वहीं पर उग सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य से संबंधित है। सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य से संबंधित है। तो यह किस राज्य में है, उड़ीसा में है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों में लिए गए हैं। तो यह है ख नंबर, ग नंबर और घ नंबर। मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी और नंदा देवी। तो एक दो लाइन में उत्तर देना है। देखिए पहला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। सिंपल वर्ड में जो घास रहता है वह सूर्य से अपना भोजन प्राप्त करता है, मतलब सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाता है। फिर जो टिड्डे लोग होते हैं या फिर खरगोश लोग होते हैं, हिरन लोग होते हैं, वे लोग उस घास को खा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर जो मांसाहारी जीव हैं उनको खा लेंगे। जो सांप है वह हो सकता है चूहा को खा लेगा या फिर टिड्डा को खा लेगा। जो शेर है वह हिरन को खा लेगा और उसके बाद शेर मर जाएगा, फिर वह सड़ जाएगा, गल जाएगा, फिर ह्यूमस बन जाएगा और ह्यूमस से पुनः जो है वहाँ से पौधा उत्पन्न होगा। इस प्रकार एक चक्र चलता रहता है, इसी को बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। देखिए उत्तर, किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पादप और प्राणी के बीच अंतर संबंध को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मैंने इसे समझा दिया। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। उत्तर देखिए, उत्तर, पादपों तथा जीवों का वितरण इन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। धरातल, भूभाग, मृदा। दूसरा है जलवायु, तापमान, वर्षण तथा सूर्य का प्रकाश। और तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र। पहला मतलब धरातल, रेगिस्तान है या फिर बर्फीला प्रदेश है या फिर मैदान है या फिर पहाड़ है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है। फिर दूसरा है वहाँ का जलवायु कैसा है, ठंडा है, ज़्यादा गर्मी लगता है, हमेशा वर्षा होती है या फिर हमेशा बर्फबारी होती है या फिर कभी वर्षा नहीं होती है। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है, सीधा पड़ता है या फिर तिरछा पड़ता है। फिर अगला है पारिस्थितिक तंत्र, मतलब वहाँ वन्य जीव है या नहीं, जंगल है या नहीं, मतलब जो पक्षी हैं या नहीं, फिर अन्य जितने भी जैसे जलीय जीव हो गए वे लोग हैं या नहीं। इस प्रकार का जो है पादपों का वितरण इन तत्वों के आधार पर जो है किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, जीवमंडल नीचे से क्या अभिप्राय है, कोई दो उदाहरण दें। उत्तर देखिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जीवमंडल नीचे एक ऐसा क्षेत्र है जहां वनस्पति तथा वन्य जीवन को संरक्षण दिया जाता है। भारत में 14 जीवमंडल नीचे स्थापित किए गए हैं। उदाहरण, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन तथा उत्तरांचल में नंदा देवी। देखिए कुछ कुछ ऐसे जगह होते हैं जिसको संरक्षण करना आवश्यक है, मतलब कोई पहाड़ी इलाका हो गया जिसमें कोई जानवर सब रहते होंगे, लोग उसको मार देते हैं या फिर जंगल से वृक्ष को ले जाते हैं, तो उनको बचाना बहुत आवश्यक होता है, इसीलिए उसका संरक्षण किया जाता है कानूनी रूप से। इसी को बोलते हैं जीव मंडल निचय। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं सुंदरवन डेल्टा को संरक्षित किया गया है, वहाँ पर लोग जाकर शेर का जो है शिकार नहीं कर सकते हैं या फिर वहाँ का जो सुंदरी वृक्ष है उसको नहीं ला सकते। और या फिर नंदा देवी पर्वत को भी संरक्षित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वन में मिलते हैं। हनुमान हो गया, फिर फोक्स, लोमड़ी सब हो गया, फिर बंदर हो गया, ये सब इस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। उत्तर देखिए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा में हाथी और बाघ। आप लोग झारखंड में हैं तो सुनते होंगे
जब धान बोने का दिन आता है, उसके बाद जब धान बड़ा हो जाता है, तो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जो हाथी महाराज है, गणेश महाराज है, वे शहर की ओर आते हैं। और बाघ, ये दो जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये बंदर हो गया, फिर हनुमान हो गया, ये लोग भी पाए जाते हैं। फिर पर्वतीय वन में क्या याक पाया जाता है, फिर हिरन पाया जाता है, इस प्रकार के हिम तेंदुआ तथा चित्रा हिरन। अन्य भी हैं, तो आप लोग इन दोनों को लिखें, दिस इज सफिशियंट। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। पहला है वनस्पति तथा प्राणी जगत। देखिए वनस्पति और प्राणी जगत में क्या अंतर है। वनस्पति जगत, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में पौधों की उत्पत्ति से है। प्राणी जगत, प्राणी जगत का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में जानवरों की प्रजाति से। देखिए जो इंसान है वो भी जानवर ही है, तो जानवर बोला गया है, तो ये नहीं कि मनुष्य को नहीं बोला गया, मनुष्य भी जानवर ही है। और वनस्पति जगत मतलब जितने भी फल फूल देने वाले पेड़ वोड़ हो गए या फिर घास फूस हो गया, वो सब प्राणी जगत वनस्पति जगत में आ जाएगा। और प्राणी जगत में जो वैसे सजीव जो चल फिर सकते हैं। फिर अगला है सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर। हम लोग को इन दोनों में अंतर बताना है। देखिए सदाबहार वन और पर्णपाती वन। सदाबहार वन में देखिए इन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए जो पत्ते होते हैं हमेशा हरा भरा था। पर्णपाती वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। जब मानसूनी हवाएं अपने साथ आर्द्रता लेके आती है तभी वहाँ वर्षा होती है। और ये जो सदाबहार वन है ये भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं, तो वहाँ सूर्य की किरण सीधे पड़ती है, वहाँ अधिक वाष्प बनता है और वही वाष्प संघनित होकर फिर से बारिश के रूप में गिरता है। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, वृक्षों के पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। मतलब जो वृक्ष है हमेशा हरे भरे रहते हैं। पतझड़ एक मतलब पूरे वृक्ष का तो पत्ता है एक साथ नहीं झड़ता है। इस प्रकार फिर पर्णपाती वन में देखिए, इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आप लोग देखते होंगे आपके घर के अगल बगल कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जैसे कि सागवान का वृक्ष हो गया या फिर सेमर का वृक्ष हो गया, ये जो अपने पत्ते होते हैं एक साथ गिरा देते हैं। महुआ को भी देखिएगा तो महुआ जो है अपना पूरा पत्ता एक साथ ही गिरा देता है। फिर इस उदाहरण देखिए सदाबहार वन का, आबनूस, महोगनी, रेजवुड, रबड़ और सिनकोना। फिर इसका देखिए उदाहरण पर्णपाती वन का, सागौन, साल, पीपल तथा नीम। फिर देखिए जो सदाबहार है वन है उनमें इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी और बंदर। फिर देखिए पर्णपाती वन में इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर बाघ और सिंह। इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मतलब जो सदाबहार वन है उसमें साल भर में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, और जो पर्णपाती वन है उसमें कम से कम 70 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाली वनस्पति के नाम बताइए और अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। उत्तर देखिए, हमारे देश में निम्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं: उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, फिर पर्वतीय वन और मैंग्रोव। इस प्रकार के जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं। फिर देखिए ऊंचाई हम लोग को बताना है कि जो ऊंचे ऊंचे क्षेत्र हैं उनमें किस प्रकार की जो है वनस्पति पाई जाती है। देखिए प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वृक्ष ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन तथा बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। हिमरेखा के निकट पहुंचते ही ये वृक्ष झाड़ियों के रूप में अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। मतलब जो 3500 से अधिक ऊंचा वाले क्षेत्र, जैसे हिमालय पर्वत का जो ऊंचाई है 8848 मीटर आसपास है, मतलब 8.5 किलोमीटर, मतलब लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है, तो उस वहाँ तो वो वनस्पति नहीं पाई जाती है। जो वनस्पति है वह 3500 जो मीटर है वही आसपास पाई जाती है, और वो भी इसमें अधिकतर मात्रा में अल्पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं, सिल्वर फर के वृक्ष पाए जाते हैं, जूनिपर के वृक्ष पाए जाते हैं। और कुछ हम नीचे आएंगे, हिमरेखा के निकट पहुँचते ये
वृक्ष जो है झाड़ियों का रूप ले लेते हैं या फिर घास के मैदानों का रूप ले लेते हैं। और अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं या फिर लीचन घास, इसको हम लोग मोस, मोस एक घास का ही एक प्रजाति है या फिर झाड़ी का ही प्रजाति है, इसको मोस कहा जाता है। लीचन घास और टुंड्रा वनस्पति पाए जाते हैं अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण दीजिए। अब इतना अधिक मात्रा में जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जानवरों का शिकार हो रहा है, तो क्या जीव बचेगा और क्या पादप बचेगा? सब तो नष्ट होगा ही ना, यही कारण है। और लोग उतने जागरूक भी नहीं है। जहाँ पर लोगों को पक्षी दिखता है, देहात के लोग उसको मार के खा देते हैं। तो हर रोज मतलब सप्ताह में एक बार देहात के जो लोग होते हैं, ग्रामीण इलाके, वे शिकार खेलने जरूर जाते हैं। और शाही हो गया या फिर जंगली सुअर हो गया या फिर अन्य जो जंगल में जानवर होते हैं उनका शिकार कर लेते हैं और फिर मस्त से आके इधर पार्टी मनाएंगे। उत्तर देखिए इसका। भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं क्योंकि पहला, लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार, मतलब शेर के खाल के लिए, हाथी के दांत के लिए, फिर राइनोसोरस होता है दरियाई घोड़ा, उसके नाक में सींग होता है, उसके लिए जो जानवर हैं उसका जो है शिकार किया जाता है। या फिर बारहसिंहा का जो सींग होता है वह अत्यधिक सुंदर होता है, उसके लिए भी उन लोगों को मारा जाता है। तो पहला है व्यवसाय, लालची व्यापारियों का व्यवसाय बहुत अत्यधिक या बढ़ रहा है और इसको गैर कानूनी भी घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। फिर देखिए रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाब जमाव के प्रदूषण के कारण जो जानवर हैं वे फिल्टर पानी तो पी नहीं सकते। ये नहीं कि उनका एकदम लग्जेरियस घर है, मस्त वहाँ सप्लाई पानी आ रहा है, मैं एक स्विमिंग पूल है और फिल्टर वाटर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। वे लोग जो नदी होते हैं, तालाब होते हैं, उन्हीं का पानी पीते हैं। और जब फैक्ट्रियों से जो रासायन निकल रहे, जो अवशिष्ट निकल रहे हैं, उनको प्यूरिफाई नहीं किया जाता है क्योंकि उनका जो है बजट बहुत अधिक हो जाता है। हालांकि सरकार के द्वारा रूल बनाया जाता है लेकिन कोई फैक्ट्री उतना इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है। वही कचरा जो है नदी में बहा जाता है, फिर उसी को जानवर पीते हैं, फिर वे बीमार ग्रस्त हो जाते हैं और मर जाते हैं या फिर विलुप्त होते जा रहे हैं। फिर अगला है विदेशी प्रजाति का प्रवेश। देखिएगा मांगुर मछली, भारत में जो है अभी मांगुर मछली सिंही जैसे कुछ कुछ दिखता है, सिंही मछली जैसे, उसका प्रचार है और इसको लगभग बैन कर दिया गया है। और इसीलिए क्योंकि अगर आप मांगुर मछली को कोई तालाब में छोड़े हैं तो उस तालाब में मांगुर मछली के अलावा और कोई मछली रह ही नहीं सकता। ये जो मछली है मांसाहारी मछली है और जो भारत के देसी मछली होते हैं वे शाकाहारी मछली है। मछली मछली को नहीं खाते, जबकि जो मांगुर मछली है कुछ कुछ सिंगी जैसे दिखता है, वे लोग मछली को ही खा जाते हैं। तो विदेशी प्रजाति का जो प्रवेश हो रहा है ये भी एक जो है खतरा है जीव के लिए भारत का। फिर अगला है कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई। जो ग्रामीण के लोग होते हैं वे शादी ब्याह हो गया, घर बनाना हो गया या फिर कुछ जैसे कि घेरा करना हो गया, इस सब के लिए जंगल से इतने ज़्यादा लकड़ी काटते हैं कि जंगल जो है लगातार खत्म होता जा रहा है। फिर जनसंख्या में वृद्धि, मतलब जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसका जो उपभोग करने की क्षमता है वो भी बढ़ रही, तो इस यही कारण है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जीवों को भी अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जानवरों की और वृक्ष या फिर फल फूल हो गए, इनकी भी जो है सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है। उत्तर देखिए, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी निम्नलिखित कारणों से है। पहला, भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की धरातलीय विशेषताएं पाई जाती है। इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। फिर दूसरा है, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती हैं जो विविध प्रकार की वनस्पतियों का आधार है। फिर तीसरा है, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करता है। भारत की जलवायु उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग है जो विविध प्रकार की वनस्पतियों तथा प्राणी जगत को आश्रय देता है। भारत की जलवायु मानसूनी है जहां अधिकांश क्षेत्र में जून से सितंबर तक पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है जो कि अधिक संख्या में वनस्पति तथा प्राणी जगत के आश्रय का आधार बनता है। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश तथा समुद्री तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है जो कि भारत में विभिन्न प्रकार के वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत के लिए आश्रय के लिए उपयुक्त है। देखिए भारत का जो जलवायु है या फिर भौगोलिक दशा से हम लोग देख सकते हैं तो हर जगह अलग अलग है। उत्तर की ओर देखेंगे तो हिमालय, दक्षिण की ओर देखेंगे तो जो तटीय इलाका है, समुद्री इलाका है, और बीच में देखेंगे तो कहीं पर
मैदानी भाग है, कहीं पर पहाड़ पर्वत है। मतलब हर जगह, मतलब बर्फीला प्रदेश में अलग वनस्पति पाया जा रहा है, तटीय क्षेत्र में अलग पाया जा रहा है, और जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें अलग, मैदानी क्षेत्र में अलग। तो इस प्रकार से भारत की जलवायु में विविध प्रकार के, मतलब हर प्रकार के जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और हिमालय में बर्फ ही बर्फ है तो वहाँ अलग प्रकार के जानवर मिलेंगे, फिर इधर तटीय इलाके में, समुद्री इलाके में अलग जानवर मिलेंगे, पहाड़ी इलाके में अलग मिलेंगे, मैदानी इलाके में अलग मिलेंगे। इसलिए जो भारत है, जो जीव है और वनस्पति है, इसमें धनी है। यहीं पर जो यह चैप्टर 5 है, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप जो क्वेश्चन आंसर है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।